अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो हो जाएँगे खैरियत से। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो कब बनाई थी? मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी टेस्ट से 1 दिन पहले और मेरा टेस्ट था ड्राइविंग टेस्ट था अ, किस दिन था? 1 मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ, मेरा ड्राइविंग टेस्ट था 18 जून को और आज है 26 जून। इसका मतलब है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तकरीबन और मैंने कहा था कि मैं वीडियो जो हूँ वो उसी दिन बनाऊँगी जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ था। खैर, आई एम सॉरी भाई। लेकिन आपको तो हर वीक के हिसाब से ही मिलेगी तो आपको कौन-सा पता चलेगा। लेकिन फिर भी जिस दिन टेस्ट हुआ था ना उस दिन ज़्यादा जज़्बात जो हैं वो हाँ, जोश में थे तो वीडियो बनाने का ज़्यादा मज़ा आता। खैर, अब तो टेस्ट हो गया और टेस्ट का रिज़ल्ट बहुत लंबी स्टोरी है तो हुआ कुछ यूँ कि 18 जून को टेस्ट था। मैंने वही प्रैक्टिस की थी, चेज़ ड्राइविंग स्कूल के नाम से वेबसाइट है, उसके ऊपर 6 टेस्ट थे, वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। और मैं किताब थोड़ी बहुत पढ़ी थी, पूरी किताब नहीं पढ़ी थी मैंने टू बी ऑनेस्ट, उनकी जो एक ड्राइविंग हैंडबुक है। खैर उसकी वजह ये कि मैंने नोटिस किया है कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम आएगा। उसके ना नफ्सियाती तौर पर बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि किस तरह टेस्ट आएगा। वरना अगर आप सिर्फ़ थ्योरी पढ़ के जाएँ और टेस्ट एमसीक्यूज़ आएँ, तो पहले तो आपके ज़हन को जो है वो टाइम लगता है कन्वर्ट करने में। अच्छा मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी, अब मैंने इसको एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट करना है, अब मैंने इसके बारे में सोचना है। अ, तो मैंने नोटिस किया कि जिस जिस तरह का आपका पेपर हो, अगर उसी हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाए और उसी हिसाब से आप तैयारी करें, जिस फॉर्मेट में पेपर आएगा उसी हिसाब में से तैयारी करें तो आपके पेपर अच्छे होते हैं। ये मैंने नोटिस किया है वैसे। खैर, तो मैंने भी यही किया। मैंने जो है वो एमसीक्यूज़ मेरे पास अवेलेबल थे, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज़ ऑनलाइन, मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया। तो मैं गई टेस्ट देने मैं गई टेस्ट देने और पहले तो मुझे समझना है कि मैं किधर जाऊँ, क्योंकि मैंने डीएमवी का ऑफ़िस, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल जो है वो कभी देखा नहीं है। तो मैं एंटर हुई तो मैंने कहा अच्छा इधर-उधर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था। एक जगह लिखा हुआ था कि जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई, यानी जिन्होंने पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई है, वो इस लाइन में आ जाए। और उसके बाद मुझे कोई और लाइन नहीं नज़र आई उस वक़्त, जिस पे लिखा होगा अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने तो अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो मैं चली गई वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राइविंग टेस्ट वाले इधर आएँ। अब उसके देखकर यही लग रहा था कि यहाँ पे वो हैं जो कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना चाहते हैं, ना कि तहरीरी रिटन टेस्ट देना चाहते हैं। खैर तो मैं गई उसी लाइन में जाके खड़ी हो गई। जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा ना अपॉइंटमेंट है आज टेस्ट देने का। तो उन्होंने बोला पहले आप उस लाइन में जाएँ। तो जब मैंने उस तरफ मुड़ के देखा तो पता चला कि जो लाइन थी नो अपॉइंटमेंट वाली, उसके साथ एक और लाइन थी जिस पे लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट वाले इस लाइन में आएँ। उस वक़्त लाइन में कोई था भी नहीं तो शायद इसलिए, या मैं ज़हनी तौर पर जो हूँ बड़ी नर्वस थी। तो एक होता है ना आप ज़हनी तौर पर नर्वस होते हैं तो जो चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए वो भी नहीं नज़र आ रही होती। ख़ैर फिर मैं गई उस लाइन में कोई भी नहीं था, मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई, फिर बंदी ने मुझे बुलाया। तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 12:20 पे और उस वक़्त टाइम हो रहा था कोई पौने 11 बजे। मैं गई बंदी के पास, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए। तो मेरा जो अंदाज़ा था वो सही निकला कि जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी, ये सोच कर के उनको सिर्फ़ प्रूफ़ चाहिए होता है कि आप इस जगह पर रह रहे हैं। उसका कोई प्रूफ़ चाहिए होता है कि इस एड्रेस पर आप रह रहे होते हैं। वो मेरा अंदाज़ा सही था। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि ये प्रूफ़ करते हों कि मैं इस जगह पर रहती हूँ। तो कोई यूटिलिटी बिल होना चाहिए था मेरे पास, स्टेटमेंट तो थी मेरे पास सिर्फ़ एक बैंकिंग स्टेटमेंट, या मेरे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई
हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर हमने एड्रेस डाला हुआ है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, या जो मेरा टैक्स का फॉर्म था उसके ऊपर मेरा एड्रेस होना चाहिए था जिस जगह पे मैं रह रही हूँ। अब मसला ये था कि मेरा जो टैक्स का फॉर्म था वो 2024 का था और उसके ऊपर जो एड्रेस था वो पुराना था। तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास W2 टैक्स का फॉर्म तो था लेकिन उसके ऊपर मेरा एड्रेस पुराना था। तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो दूसरा पेपर चाहिए। मैंने बोला ले। तो वही बात होगी जो पाकिस्तान में मेरे साथ होती है। आप किसी भी दफ्तर में जाएं, आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, कितने भी दस्तावेज लेकर जाएं, हमेशा ऐसा लगता है कोई ना एक कागज जो है ना कम पड़ गया है। मैं तो हमेशा अपने सारे ओरिजिनल्स लेकर जाती थी। मतलब मेरी पूरी जिंदगी जो है ना, जितने भी मैंने कागज पूरी जिंदगी में कमाए मैं वो सारे लेकर जाती थी इसी वजह से। लेकिन मैं यहाँ नहीं लेकर गई। मैंने बोला अमेरिकन है यार, इनको तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं होगी जो पाकिस्तान में होगी। लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो मुझे सरकारी दफातर लगते हैं, मुझे लगता है सारी दुनिया में एक ही तरह से काम करता है। खैर मैंने कहा अब मेरे पास तो नहीं है और मेरे पास आ भी नहीं सकता 2025 का। जब तक मेरे पास टैक्स फॉर्म नहीं आएगा तब तक मेरे पास नया एड्रेस नहीं आएगा। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, इसका मसला नहीं है। मैंने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, अगर इसका मसला नहीं, कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास। अम, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो सही निकले। फिर उन्होंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट जो है 12:20 पे और अभी 11 बज रहे हैं, तो पौने 12 बज रहे हैं, तो हम अभी आपको नहीं दे सकते, आगे नहीं भेज सकते। तो आप जो है ना जाके वेट करें। उन्होंने टिकट नंबर दिया, जिस तरह से पाकिस्तान में आप बैंक में जाते हो फिर टिकट नंबर मिलता है। टिकट नंबर दिया और बोला कि आप जाके बैठे। भाई बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, मजा लेके टिकट नंबर आए। सेम सेम वही पाकिस्तान में 12:30 बज गए ना भाई, 12:30 नहीं बल्कि पौने एक बज गया, टिकट नंबर ही ना है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अच्छा कुछ मौके ऐसे होते हैं आ, जिनका जिनका प्लान नहीं करते, लाइक आप नहीं बनाते कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो मिसाल के तौर पर जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं और आपको टिकट आपने ली होती है, आपका बोर्डिंग का टाइम आने वाला होता है, जहाज में चढ़ने का टाइम। हम लोग ऐसे लोग हो गए, हम जहाज में चढ़ने चढ़ाने की बातें करते हैं। आपका जहाज में चढ़ने का टाइम होने वाला है और तब आपको नहीं समझ आता कि ये जो टाइम मेरे पास है मैं इसके साथ क्या करूं। तो आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं, आप पूरा एयरपोर्ट की मतलब बाकी सारी जितने भी अगर सामने बोर्ड लिखा हुआ बोर्ड है जिसके ऊपर जो जहाज आ रहे जा रहे हैं, आप उनका सारा टाइम देख लेते हैं। आप लोगों को देख लेते हैं। तो जिंदगी में आपने लोगों को इतने गौर से नहीं देखा होगा जितना आपने ट्रेन स्टेशन पे बैठ के और जहाज एयरपोर्ट पे बैठ के देखा होगा गौर कीजिएगा कभी। समझ ही नहीं आ रहा होता, ऐसा लगता है मेरा जहन जो है ना तैयार नहीं होता कि इस जगह क्या किया जाए। और दूसरा मौका होता है जब आप किसी से मिलने जाते हो और आपको किसी का इंतजार करना पड़ता है। आपको नहीं समझ आता आप क्या करें अपने साथ, क्या करूं मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझे वेट करना है, तो मैं क्या करूं अपने साथ। मुझे लगता है वैसा ही कुछ सीन होता है जब आप सरकारी दफातर में जाते हैं और आपके अपॉइंटमेंट का टाइम होने वाला होता है और आपको नहीं समझ आता आप अपने साथ क्या करें क्योंकि टिकट नंबर आ नहीं रहा होता और मतलब एक गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। आपको नहीं पता किस वक्त टिकट नंबर आएगा, आपको पता है किसी भी वक्त टिकट नंबर आ सकता है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होता आप अपने जहन के साथ क्या करें। तो मैंने एक बार ट्राई किया था कि ऐसी सूरत हाल के लिए ना आप अपने साथ एक कोई किताब विताब लेकर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो काम करती है। क्योंकि आप पढ़ रहे होते हो और आपके ध्यान में ये भी होता है कि अगर यार ये मैं मिस कर दिया तो, अगर मेरा नंबर आ गया और मैंने मिस कर दिया तो बड़ी ना नफसियाती तौर पर बड़ी अजीब सूरत हाल होती है आपके साथ। मुझे तो बड़ी बुरी लगती है वो सूरत हाल। मतलब वो जो कैफियत होती है ना, गैर यकीनी की कैफियत। ऐसा लगता है आप कहीं अटक गए हो, ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। आपको समझ नहीं आता आप क्या सोचना क्या सोचो, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। हाँ, मुझे लगता है अगर चीज़ें वक्त पर ना हो ना तो हम शायद इंसान जो है वो पागल हो जाए इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल में रह के। खैर वो मेरा नंबर ना आए ना आए ना आए ना आए, फिर मेरा नंबर आया। फिर मैं गई उस बंदी के पास। तो जब मैं गई तो उस बंदी ने बोला "हाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन आपके पास I-94 नहीं है"। मुझे ना उस वक्त गुस्सा आया, दिल में ना बहुत शदीद गुस्सा आया मुझे।
मैंने बोला ये तो मैंने ना गलती कर दी है सोच के कि ये अमेरिका है, यहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, सब बता देंगे आपको पहले से ही क्या-क्या चाहिए होता है और ये वो इस तरह के मसले मस मुझे इतना शदीद गुस्सा है अंदर से। फिर मैंने बोला कि अब नहीं है मेरे पास I-94 तो नहीं है मेरे पास लेकिन मेरे फ़ोन में है। क्योंकि मुझे पता था मैंने कहीं ईमेल किया होगा अपने आप को तो मेरे पास पड़ा होगा और मैं पाकिस्तान गई भी नहीं हूँ तो मेरा I-94 जो है ऐसा नहीं है कि नया अपडेट हुआ होगा या वही है जो पिछले साल वाला है। अच्छा I-94 जो होता है वो यहाँ की अ, जब आप अमेरिका से बाहर जाते हैं, अमेरिका में आते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड रखता है ना वो आपका I-94 फॉर्म कहलाता है, उसके ऊपर आपका वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो आपको वो हर बार जो है वो निकालना पड़ता है नया I-94। अगर आप गए होंगे तो उसके पास रिकॉर्ड होगा भाई इस दिन पे आप एंटर हुए थे, अमेरिका में आए थे, फिर आप गए थे, फिर आए थे, फिर गए थे, मतलब जितना भी आपका आना-जाना है अमेरिका में उसका पूरा हिसाब हिसाब जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना आपकी उसके ऊपर होती है। यानी आपके आने-जाने की पूरी तारीख उसके ऊपर होती है। हाँ, तो वो फॉर्म होता है। मैंने बोला तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है फिर ना मैं आपको कर्टेसी बात सुने आपकी, आपको हम कर्टेसी के तौर पर हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप जाएँ और यहाँ पे यूपीएस का स्टोर है और वहाँ से प्रिंट निकाल के आ जाएँ। अब पाकिस्तान में जैसा होता है ना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है और आपके फ़ोन में है तो आप जाते हो फ़ोटोकॉपियर के पास, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे यूपीएस वाला जो है वो आपको ऑप्शन देता है। यूपीएस जो है वो यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस है, जैसे पाकिस्तान पोस्ट को जिस तरह से उसकी एक दुकान है। तो मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे आस-पास है एक यूपीएस की दुकान। तो मैं गई मैंने बोला शुक्रिया, मैं गई यूपीएस वाले की दुकान के पास और मैंने उससे बोला यार प्रिंट आउट निकल जाएगा? उसने बोला हाँ, निकल जाएगा, वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है। उससे जो है वो प्रिंट आउट निकाल लो। मैं गई फिर कंप्यूटर पे मैंने लॉगिन किया, अमेरिका की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसने मुझसे माँगा कि भाई आप कंसेंट देते हैं कि आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री ये वो फलाँ-फलाँ चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाए। फिर उसने मुझे इजाज़त दी, फिर मैंने I-94 जो है वो डाउनलोड किया, फिर मैंने वहाँ से प्रिंट किया, फिर मैं वापस आई अ, बंदी के पास नो अपॉइंटमेंट वाली लाइन में। फिर मैंने उसको पूरी सूरत हाल समझाई कि मुझे कर्टेसी के तौर पर इन्होंने एक और मौका दिया, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट कम था जो कि आपने मुझे नहीं बताया था। खैर उस वक़्त दूसरी बंदी थी। तो वो उसने मुझे दिया फ़ॉर्म, फिर उसने मुझे दोबारा टिकट नंबर दिया। अब मैं दोबारा बैठे रहे, एकदम मचा लेके टिकट नंबर आए और मेरे पीछे जो एक खातून बैठी हुई थी वो कोई क्रिश्चियन जो है वो किसी चर्च का हिस्सा थी और अ, लोगों की नफ्सियाती तौर पर जो मसले मसाइल में होते थे उनकी मदद करती थी। तो किसी से बात कर रही थी और बड़ी लंबी चौड़ी उनकी बात थी, वो बातें सारी मेरे कानों में जा रही थी मेरे ना चाहते हुए भी। तो हाँ, वो जिस तरह से बातें कर रही थी ना वो अमेज़िंग थी। हाँ, वो हाँ, किसी दिन बताऊँगी मैं जिस तरह से अमेरिका के लोग बात करते हैं एक-दूसरे के मसाइल के बारे में, वो एक वो एक बड़ा उम्दा किस्म का तजुर्बा है अगर आप उनको सुने बात करते हुए तो। खैर हम बैठे रहे वही गैर यकीनी वाली सूरत-ए-हाल और फिर आया मेरा नंबर। फिर मैं गई तो पहले जब मैं गई थी तो बंदा था, इस बार मैं गई तो बंदी थी। तो उसने मुझसे डॉक्यूमेंट लिए, फिर उसने मुझसे फ़ीस मैंने भरनी थी $45 और $5 जो मैंने वो कैलिफ़ोर्निया सेविंग लाइव्स के नाम से कुछ है उसको डोनेशन दिया था। एक तो टिप और डोनेशन देते हुए ना मेरा दिल करता है मैं दे दूँ, दे दूँ, दे दूँ। हालाँकि मेरी इतनी औकात नहीं है बीइंग अ ग्रेड स्टूडेंट कि मैं हर जगह डोनेशन और पैसे देते फिरूँ। लेकिन हाँ, इन मामलों में ना मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। तो ख़ैर मैंने दे दिए हाँ, और फिर उसने मुझे वाउचर-वाउचर बना के दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि आप जब गाड़ी चलाएँगी तो आप चश्मा पहनेंगी? मैंने बोला हाँ, तो उसने बोला कि भई आप जो है वो अ हमें दिखाएँ कि आपकी नज़र जो है वो सही है। तो उन्होंने सामने वो पाकिस्तान में नहीं होते जब नज़र चेक कराने जाते हैं तो बोलता है कि बोर्ड पे ए, बी, सी, डी वाली लाइनें पढ़ो, पहली पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, एक आँख बंद करके पढ़ो। वो सारा उसने एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ तो मैंने पढ़ा लेकिन मैंने बोला ये तो बड़ा बेकार टेस्ट है। क्योंकि हम इंसान जो है वो हमारी याददाश्त शॉर्ट टर्म याददाश्त जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बड़ी अच्छी है। तो ये तो
बंदा जो है देखता बिना चश्मे के भी जो है वो देख लेगा। उसको तो याद हो जाएँगे कि क्या लिखा हो, या उसके साथ कोई आए उसको बोले कि हाँ, अगर तुम्हें चश्मा नहीं लगवा, क्योंकि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखते हैं कि आपको चश्मा पहन के ही गाड़ी चलानी है, यानी वो रिस्ट्रिक्शन होती है, हद होती है आपके चश्मे कार्ड के ऊपर। तो मैंने बोला ये तो ये तो उन्होंने वही बोर्ड रखे हुए हैं, सबको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये तो बंदा याद कर लेगा अपने ज़हन में, तो आपको क्या पता कि उसने देख के पढ़ा है कि उसको किसी ने याद करवाया है साथ में बैठे हुए बंदे ने, तो वो तो वैसे टेस्ट पास कर लेगा। खैर, लेकिन खैर शायद वो ये सोच रहे होंगे कि बिना चश्मे के बंदा कैसे पढ़ेगा, तो याद करने के लिए उसके पास चश्मा होना चाहिए पढ़ने के लिए, पहली सूरत हाल में। तो खैर वो उसने टेस्ट वेस्ट दिया। उसने मुझे वाउचर दिया, फिर उसने कहा अगले काउंटर पे जाओ, डिट्टो पाकिस्तान वाला हाल है यहाँ के सरकारी दफातर का। फिर मैं गई वो अगले वाले के पास, और फिर लाइन में खड़े रहे, फिर मेरा नंबर आया। फिर उसने बोला भाई आपकी हम तस्वीर लेंगे। अच्छा, उस वक्त बंद नहीं थी, उससे पहले जो बंदा था ना, वो कह रहा था कि अगर आप की तस्वीर लेंगे, अगर आप मुस्कुराना चाहें तो आप मुस्कुरा आप मुस्कुरा सकते हैं। वो ना बंदा सुन के बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब कभी किसी को बोलते नहीं है ना कि मुस्कुराओ, तो लाइक एक काम है मुस्कुराना, जैसे ऐसे वो बंदा बोल रहा था। यू कैन स्माइल इफ यू वांट, लाइक इस तरह से वो बोल रहा था, मतलब ऐसे यू कैन हैव अ कॉफी इफ यू वांट। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, तो बंदी थी, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि आप इस स्माइली कार्टून की तरफ देखें और फ्लैश आएगा और आपकी तस्वीर खिंच जाएगी, और आपने चश्मा उतार के तस्वीर खिंचवानी है। तो तस्वीर के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार थी, मुझे पता था कि मुझे मुस्कुरा के अच्छे से तस्वीर खिंचवानी है। तो मैंने तस्वीर खिंचवा ली। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा, ये वहाँ पे ना 3-4 कंप्यूटर पड़े हुए थे, तो ऐसे कैबिनेट्स नहीं बने होते, तो एक कंप्यूटर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, आप इन कंप्यूटर पे जाएं, खड़े हो जाएं और टेस्ट स्टार्ट करें, अपना टेस्ट दे दें, और उसके बाद वापस इसी लाइन में आके खड़े हो जाएं। मैंने बोला चलो, फाइनली आ गया मौका। तो मैं गई और मैंने जो है वो टेस्ट शुरू किया। तो जो पहला ही सवाल आया ना, वो ये था कि क्या आप बच्चों को, अगर कोई बड़ा ना हो, तो क्या बच्चे को अकेले कार में छोड़ सकता है? मैंने बोला हाँ, छोड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, उसमें से एक ऑप्शन था 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने बोला हाँ, 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो सवाल हो गया गलत। अच्छा, ये वो सवाल था जिसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ये चेज़ ड्राइविंग वाले टेस्ट में कहीं भी नहीं था कि बच्चों की सेफ्टी के मुतालिक क्या लॉज़ हैं कैलिफ़ोर्निया के। और मैंने क्लिक कर दिया कि हाँ, 5 मिनट के लिए तो छोड़ सकता है। उसके बाद दूसरा वो सवाल गलत हो गया। जब सवाल गलत हो रहा था तो बता रहा था कि आपका ये सवाल गलत है। फिर अ, दूसरा सवाल था कि पेट जो होता है, यानी जानवर जो होता है, उसको हॉट कार यानी गर्म दिन के गर्म कार हो, आप उसके कार के अंदर जो है उसको छोड़ सकते हैं। अ, मैंने बोला अ, मैंने क्या बोला था? हाँ, मैंने हॉट नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ पढ़ा था कि कार के अंदर छोड़ सकते हैं किसी की मौजूदगी की सूरत में। नहीं, ये नहीं था, या कुछ इस तरह से था। मैंने बोला कि अ, मैंने शायद बोला था कि हाँ, छोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से, हाँ। लेकिन बाहर बंदा खड़ा हुआ हो और जानवर जो कार के अंदर हो और बाहर बंदा खड़ा हुआ हो, आप छोड़ सकते हैं कार पेट को। दूसरा सवाल भी गलत है। उसके बाद एक और सवाल आया कि जो अ, जब सर्दियाँ होती हैं तो कौन से रास्ते से ज़्यादा खतरनाक होते हैं? ब्रिजेज़ यानी वो जो पुल वगैरह होते हैं वो, या वो सड़कें जिनके ऊपर जो अभी-अभी नई-नई बनी होती हैं? मैंने बोला वो आसफाल्ट वाली, लाइक जो सड़कें नई-नई बनी होती है वो ज़्यादा खतरनाक। ये सवाल भी गलत। फिर तो भाई मैं जब स्टार्ट की ये सवाल गलत हो गया ना, फिर मैं नर्वस हो गई। फिर मैंने बोला अब तो ये गया टेस्ट मेरे हाथों से। और उसके बाद सवाल आए, वो मुझे आ रहे थे और मैं जवाब देती गई, लेकिन अ, तब तक आते-आते मेरे काफ़ी सवाल गलत हो गए थे, क्योंकि ये वो वाले सवाल थे जिनके बारे में
हाँ, मुझे नहीं पता था। एक सवाल ये था कि जब आप रोड पर एंटर हो रहे होते हैं, तो आपको किस लाइन में एंटर होना चाहिए? तो उसमें जवाब एक मैंने कहा था राइट लाइन में एंटर होना चाहिए। तो वो सवाल भी गलत हो गया। मैंने बोला ले, तो 4 सवाल तो यहाँ तक आते-आते गलत हो गए थे। उसके बाद अ, एक और सवाल था, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो सामान होता है, वो कब तक आपको जो है वो अ, कब ज़्यादा सामान जो है ना उस गाड़ी के ऊपर आपको लादना चाहिए, बड़ी गाड़ियों के ऊपर। अ, मैंने बोला जब तक आपने इंस्पेक्टर से चेक नहीं कराया हो और उसने आपको दस्तावेज़ नहीं दिया होगा कि आप इतना सामान ला सकते हैं, डाल सकते हैं उस गाड़ी के ऊपर, तब तो उतना ही सामान डालना चाहिए उस गाड़ियों के ऊपर। वो सवाल भी गलत हो गया। अ, मैंने बोला अ, ले ये टेस्ट हो गया मेरे हाथ से, और वही हुआ, मेरा जो टेस्ट है वो फ़ेल हो गया। वो फ़ेल हो गया, और उसके बाद अब अब वो पॉइंट था, वो जो मैंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी ना एक दिन पहले, कि कोई बात नहीं, टेस्ट गलत होते रहते हैं, इंसान को हिम्मत करनी चाहिए, दूसरी बार दे देंगे। वो सारी जो है ना बातें मुझे याद आ रही थी। मैंने बोला ये जो थ्योरी तो बहुत कर ली मैंने, अब ये प्रैक्टिकल का इम्तिहान है। अब मुझे जो है ना वो पुरसुकून रहना है, और मैंने अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैंने क्या कहा था, कोई बात नहीं, टेस्ट है, गलत होता रहता है। फ़ेल होने के डर से जो है ना आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं वो जो सारी थ्योरी मैंने दी थी ना, बड़ी-बड़ी बातें की थी, अब उन सब का इम्तिहान है। तो मैंने बोला हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, और मैं नर्वस वो तो हो रहा था कि यार टेस्ट फ़ेल हो गया ये वो। फिर उसके बाद था कि अच्छा, मुझे था कि अगर टेस्ट फ़ेल हो जाए तो आपको 7 दिन बाद दोबारा आके टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक बार फ़ीस भरते हो तो आपके पास 3 मौके होते हैं टेस्ट देने के। खैर मैंने अपने आप को समझाया, मैं लाइन में जाके दोबारा खड़ी हो गई, और मैं वो जो पूरा टाइम था ना वो अपने आप को ये याद दिलाने का था, एहसास दिलाने का था, कोई बात नहीं, फ़ेल हो गए तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये था मेरा टेस्ट, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। वो ट्विस्ट मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।